नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव, आपका अपना शो ज़िंदगी की हकीकत में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो शो है वो किसी विशेष व्यक्ति को लेकर नहीं हम बना रहे हैं। उसके अंदर एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। अभी जो हमारा एपिसोड है वो अम्बाला के ही कुछ महानुभाव जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनके एपिसोड चल रहे हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये अगर मैं कहूँ कि अब तक जो हमारा एपिसोड आ चुका है उससे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनकी जो कहानी है एक बचपन से इन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल करा है और आज भी कर रहे हैं, और इसी दौरान इन्होंने सामाजिक कई कार्य किए हैं और आपको मैं बहुत चीज़ मैं बता नहीं सकता। तो आइए, आज के जो हमारे मेहमान हैं आशीष जी हैं, तो आज की कहानी आशीष जी की ज़ुबानी, तो आइए आपको ले। आशीष जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी जो कहानी है उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में जो मैंने जाना है आपको करीब से, और अभी आपने जो अपनी प्रोफाइल दिखाई है उससे तो मैं आपको सैल्यूट भी करता हूँ कि आपका जो जज्बा है वो काबिले तारीफ़ है। तो मैं अपनी ज़ुबानी ना कहकर आप अपने ज़ुबान से अगर हमारे दर्शक को बताओगे, तो यहाँ सबसे जो मेन मोटिव है, आप यंग एक बचपन से और युवा अवस्था से लेकर आप इतने अच्छे अच्छे सोशल वर्क कर रहे हैं, और आजकल के जो हमारे युवा हैं वो कोई भी परेशानी आती है उसे डिप्रेशन में ले लेते हैं, वो नशे बीमारी में घिर जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं। तो अगर आपकी जो कहानी है उससे मुझे लगता है कि उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी, तो आप हमारे दर्शक को अपनी कहानी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल यादव जी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के और मेरे बारे में जानना चाहा। हालांकि मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी या फिर कोई बड़ा नेता या इस तरीके का कोई रिच फैमिली या कुछ ऐसा भी नहीं हूँ, बिजनेस टाइकून भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो आजकल परिस्थितियाँ चल रही हैं जिससे युवा भटक के ड्रग्स लेने लग जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, जैसा भी आपने बताया, तो मेरा ये विश्वास है कि जो मैं आपको अपनी कहानी आप बीती बताऊंगा, क्योंकि मैं अम्बाला का लोकल हूँ, तो ऑलमोस्ट तकरीबन काफ़ी लोग मुझे लोकेलिटी में जानते भी हैं और उन्हें शायद मेरी हकीकत के बारे में भी पता लग जाए कि नहीं, जब ये कर सकता है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। तो हमें भी आगे बढ़कर अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी बात को सत्यता से रख पाऊँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं बाहर से कहीं से आया हूँ और मेरी स्टोरी कोई सुनेगा तो कहेगा कि नहीं यार ये तो झूठ बोल रहे हैं। तकरीबन लोग जानते हैं। तो मैं आगे के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म 1983 में अम्बाला कैंट में हुआ, और मैं आपको बता दूं कि मेरा जन्म अम्बाला कैंट के टॉप 3 जो रेड अलर्ट एरिया हैं उस जगह हुआ। मैं नाम नहीं लूँगा, अगर मैं नाम लूँगा तो शायद हो सकता है मेरे मोहल्ले के गली के लोगों को लगेगा कि ये अपनी ही मोहल्ले की या गली की बदनामी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह हुआ कि जहाँ पर जब मैंने होश संभाला तो ना वहाँ पर कोई पानी की सुविधा थी, ना ही शौचालय की सुविधा थी, और ना ही वहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो इस प्रकार जब जन्म हुआ तो उस समय में डेट ऑफ बर्थ के नाम पर सिर्फ पड़ोसियों से ही वो भी ये पता लगा कि भाई आपका बर्थ जो है 83 में हुआ। माँ बाप अनपढ़ थे तो उनको ये नहीं पता था कि भाई डेट क्या है। तो थोड़े दिन बाद, थोड़े टाइम बाद साल गुजरा, तो जब मैं 5 साल का हुआ, लगा होगा पेरेंट्स को, मुझे तो याद भी नहीं मैं 5 का था या 6 का था। तो बच्चे जब जाने लग गए, पूरी गली के बच्चे, जब एडमिशन सबका हो गया तो मोहल्ले वाले बोलने लगे लोग कि भाई आप भी अपने बच्चों को डालो स्कूल में। तो उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था कि कौन सा प्राइवेट स्कूल है, कौन सा एडिट है, कौन सा सरकारी है। उनको ये पता था कि हाँ चलो ठीक है, ये बड़ा हो गया है तो अब इसे स्कूल में डाला जाए। तो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है इस मामले में, कि मेरी माताजी और मेरी पिताजी के जो मेरी बुआ जी थे वो दोनों मुझे पैदल सब्जी मंडी की तरफ ले गए। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं,
और घर से बता के गए थे हम तुझे स्कूल लेके जा रहे हैं। तो मुझे भी लगता था कि यार सभी बच्चे जाते हैं, मैं भी जाऊंगा और उनकी तरह मैं भी बैग लेके जाया करूंगा, वर्दी जूते सब कुछ ऐसा। वो गए, उन्होंने जाके टीचर को बोला कि भाई इसको आप दाखिल कर लो, हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। तो वो आपस में बात कर रहे थे, मैंने देखा कि मेरी गली के एक या दो बच्चे थे, एक का नाम मुझे याद है, मेरी कज़न सिस्टर भी लगती है पड़ोसी होने के नाते, पूजा उसका नाम है। तो मैंने देखा ये भी आया तो मैं खुश हो गया, मैंने वो हम तुम इकट्ठे आया करेंगे स्कूल में। तो मैं उस दिन एडमिशन हुआ था या नहीं हुआ था मुझे नहीं पता, मैं वहीं जाके बैठ गया और मेरे घर वाले मुझे छोड़ा और बोला उस लड़की को भी, इसको भी अपने साथ ले आइए। मैं देखता हूँ आजकल की हम 5 साल 8 साल के बच्चे को सड़क नहीं क्रॉस करने देते हैं, और उस समय आप ये लगा लीजिए कि हमारा घर स्कूल घर से 1 किलोमीटर था और हम 5 साल के थे और हम अपना पैदल स्कूल निकल जाया करते थे खेलते कूदते। उस समय गरीबी क्या होती है, सुविधाएं क्या होती है, स्कूल अच्छा या बुरा कौन सा होता है, हमें कुछ नहीं पता था। बस सिर्फ ये था कि स्कूल जाना है जैसे और लोग जाते हैं। तो अब ये था कि स्कूल बैग मिलेगा, वर्दी जूते वगैरह ये सब मिलेगा घर से। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी एक मज़दूर थे, मकान वगैरह बनाते थे, मिस्त्री का काम करते थे, और कुछ उन्हें जो लत थी वो शराब की बहुत ज़्यादा लत थी। तो हम छोटे थे, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था कि घर का खर्च क्या होता है और परेशानियां क्या होती है। तो जैसे तैसे 4th क्लास तक मेरी पढ़ाई जब हुई, 5वीं तक, मैं 5वीं में चढ़ गया तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया, 10 साल का हो गया। तो मुझे समझ आने लगा कि भाई स्कूल जाने के लिए वर्दी भी चाहिए होती है, जूते भी चाहिए होते हैं, किताबें तो चलो दिलवाई देते थे, कुछ स्कूल से मिल जाती थी। वैसे मैं देखता हूँ आजकल कई लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल से किताबें मिल जाती हैं, आजकल मिल भी जाती हैं, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। कभी शायद मिली हो एक आधी बार, तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा नहीं मिला करता था। तो 5वीं तक आते आते हम डिमांड करने लग गए पेरेंट्स से, बच्चों से, हम बच्चे करते हैं। मैंने कहा पापा मुझे यूनिफॉर्म लेनी है और जूते लेने हैं। तो पिताजी ने कहा भाई यूनिफॉर्म तो भाई ऐसा है, यूनिफॉर्म कैसी है तेरी, खाकी कलर की पैंट और वाइट कलर की शर्ट थी। तो उन्होंने क्या करा कि मेरे चाचा जी रेलवे में थे, हालांकि हमारा उनसे कोई इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई इसकी पैंट बस्ती है वर्दी की, इसको काट के इसकी पैंट बना दे करेंगे। हमारे पास में एक टेलर था, वो बेचारा कहता था चलो गरीब है, उसकी पैंट मिलती थी तो वो काट के पैंट बना देता था। एक ही पैंट में से मेरी निक्कर भी बन जाती थी खाकी और पैंट भी बन जाती थी। कपड़ा इतना अच्छा होता था कि वो 2 साल 3 साल चल जाता था। तो उस समय क्या हुआ, जब 10 साल का हुआ तो देखा चलो वर्दी मिल गई, जूते तो होते ही नहीं थे। जूते तो हम शायद मुझे लगता है कि मैंने जब होश संभाली है तो मैंने ही खरीदे हैं। तो उस समय क्या हुआ कि मैंने देखा यार घर में बहुत दिक्कत है, रोज़ शाम को झगड़ा होता है, खर्चे के पीछे झगड़ा होता है, पिताजी दारू पी के आते थे, लड़ाई किया करते थे, बहुत परेशानी होने लगी। मुझे समझ आने लगी थी कि भाई ये दिक्कतें हो रही हैं, गरीबी है ये, और बच्चों को देख के कि मेरे को इस चीज़ की कमी है। उस समय तक मेरे 2 भाई बहन भी थे छोटे, एक मेरा भाई मेरे से 4 साल छोटा था, बहन तो नहीं थी, बहन मेरे से 7 साल छोटी थी, वो बाद में आई। वो भी अब जब 5 साल बाद जाने लगा तो दिक्कतें बढ़ती गई। तो मैं 6th क्लास में था, मुझे याद है, सब्जी मंडी स्कूल में मैं पढ़ा करता था, आज वो बंद हो गया। सब्जी मंडी स्कूल में जिस क्लास में मैं था उस क्लास में 2 खिड़कियां थी, और वो दोनों खिड़कियां एक सब्जी वाले के पास खुलती थी। मतलब आप खिड़की खोलो तो उधर से सब्जी वाला बैठा हुआ दिखता था, हमें पूरी सब्जी बाजार दिखता था, इधर से हमारी क्लासरूम हुआ करती थी। तो मैंने सोचा यार कि कुछ किया जाए, और घर में तो रोज ही झगड़ा होता है खर्चे के लिए, खाना भी पता नहीं माँ हमारी खाती थी कि नहीं, हमें तो दे देती थी, और उस समय नहीं पता था कि ये सब्जी कौन सी है, या नमक है या तेल कुछ, या तड़का तुड़का कुछ नहीं था, बस ये था कि रोटी मिल रही है। तो मैंने कहा यार चलो, मैंने एक सब्जी वाले से वहीं से, उस समय तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, मैंने वैसे ही अंकल से, एक्चुअली में क्या था, मुझे मूवी देखने का बहुत शौक था, मैं उनमें भी देखता था कि वो गरीब होता है बच्चा और काम करने लग जाता है। जैसे मैं आज बता रहा हूँ तो हो सकता है मेरी वीडियो या कुछ, क्योंकि आजकल तो वो गरीबी दिखाते ही नहीं, फिल्मों में वो दिखाते ही नहीं कंटेंट। तो मैंने कहा मुझे काम करना चाहिए। मैंने कहा भैया मैं सब्जी की दुकान पे आपकी काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला, बिट्टू उनका नाम है, आज भी उनकी दुकान है, मुझे जानते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं यार तू तो बहुत छोटा है, तू क्या कर लेगा काम तू, और मैं वीक भी था बहुत फिजिकली, क्योंकि डाइट वगैरह तो कुछ
था नहीं और टेंशन अलग। उस टाइम पता लगने लग गया था, भूख कम, ये वो, कले सोना भी नहीं, रात को 12 बजे सोना, 2 बजे सोना, 3 बजे, कुछ सोने का नहीं। उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो धीरे धीरे करते करते मैं आ गया 8th क्लास में। तो वो रूम हमारा चेंज हो गया, जो सब्जी मंडी जो हमारे पास पहले क्लास में था। तो मैंने सोचा कि 8वीं में बोर्ड के पेपर के बाद 3 महीने की छुट्टियां पड़ेगी। तो मैं स्कूल की छुट्टी के बाद उसी सब्जी वाले पे गया और मैंने बोला भैया मुझे काम करना है। उसने देखा यार कि ज़रूरतमंद लगता है, पहले भी इसने बोला था। मैंने कहा चल बेटा आ जाया कर तू। तो मैं वहाँ काम पे जाने लगा। तो मैं सुबह 7 बजे काम पे जाता था और रात को 10 बजे आता था। उस समय आई थिंक 13 साल की मेरी उम्र थी। तो वो मुझे 250 रुपये, मुझे पूरी अच्छी तरीके से याद है, वो मुझे 250 रुपये महीना देता था और सब्जी दिया करता था एक टाइम की बनाने के लिए। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार चलो सब्जी तो मिलने लगी, कुछ पैसे भी आएंगे। 250 रुपये उस टाइम ठीक भी थे थोड़े, मतलब कम भी नहीं थे, मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे लेकिन कम भी नहीं थे। थोड़ा एक गरीब घर का बंदा रोटी खा सकता है। तो मेरी मदर को पता चला, जब पहले दिन ही पता चल गया था, बता दिया था। वो लोगों ने कहा भाई तेरा लड़का तो काम करने लग गया, वो पढ़ाई छोड़ देगा। तो मैं जो था कि मैं पढ़ाई में होशियार बहुत था, बहुत ही ज़्यादा होशियार था। तो सभी टीचर्स भी मुझे आज भी मुझे बाय नेम जानते हैं, जिन्होंने मुझे फर्स्ट क्लास में भी पढ़ाया वो भी जानते हैं। तो क्या हुआ कि मेरी मदर ने मुझे बोला कि बेटा नहीं, तू पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, तू काम नहीं करेगा, मैं काम करूँगी और तूने पढ़ाई करनी है। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं काम करूँगा और मैं पढ़ाई भी करूँगा। मेरी छुट्टियाँ पड़ी हुई है 3 महीने की, ये 3 महीने मुझे करने दो आप काम। तो 3 महीने में काम करता था, उसके बाद छूटा। उधर मेरी मम्मी ने काम पे जाना स्टार्ट कर दिया। उनको पता लग गया कि भाई बच्चे को पता लगने लग गया कि आर्थिक स्थिति और गरीबी क्या होती है, कहीं ये पढ़ाई ना छोड़ दे। तो मैं स्कूल जाता रहा, वो अपना काम पे जाती रही। पिताजी का वही हाल था। धीरे धीरे करते करते मैंने देखा कि यार मदर भी कब तक करेगी। तो मैं 10th में गया, जब 10th की फिर मेरी 3 साल की छुट्टियां पड़ गई। 3 महीने की, वही बोर्ड के पेपर के बाद जो 3 महीने की छुट्टियां होती है। तो उस समय उसी लाइन में कपड़े की दुकान थी, दुकान नंबर है 2 और उनके मालिक है इंद्रजीत सिंह। तो मैं उनके पास एक रेंजर साइकिल थी। उस समय रेंजर साइकिल मतलब साइकिल होना बड़ी बात थी, और किसी बच्चे पे रेंजर साइकिल आ जाए तो वो तो बुलेट है जैसे आज के टाइम में, वो वाली चीज़ थी। तो मुझे क्या लगा कि वो उसके पास जो भी लड़का काम करता था ना, वो दोपहर में खाना खाने के लिए ना उसको साइकिल देता था कि जा तू साइकिल पे जाके खाया। वो तो कि भाई जल्दी आ जाएगा। मैंने कहा आशीष साइकिल चलाने को मिलेगी और अब इसी पे काम करना है। मैं उस पर गया, मैंने काम करना है ऐसे ऐसे करके और मुझे आप रख लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसे ज़रूरत भी थी। तो उसने कहा भाई मैं 300 रुपये दे सकता हूँ तुझे। मतलब 2 साल बाद उसने मुझे 300 रुपये पे रखा। मैंने ठीक है यार, साइकिल तो मिल रही है, 300 रुपये तो चलो जो है सो है। तो क्या हुआ कि वो कहता था मैं 10 बजे आऊँगा और तूने 9 बजे आके बंद दुकान के बाहर जो पूरी सड़क थी उसको झाड़ू से साफ़ करना होता था। मतलब मैं उसके आने से पहले पूरी झाड़ू लगा के साफ़ करके पानी पुनी छिड़क के मैं दुकान के बाहर बैठ जाता था। वो 10 बजे आता था, दुकान खोलते थे और मैं फिर दुकान में पोछा वगैरह झाड़ू जो भी करता था। तो अब मैंने एक दिन हिम्मत करके कहा कि भाई जी मुझे साइकिल खरीदनी है आपकी। तो उन्होंने कहा भाई ये साइकिल मिल जाएगी तुझे और 600 रुपये पता नहीं 300 रुपये ऐसी कुछ था, मुझे अभी पूरा याद नहीं है, शायद 300 ही था। तो मैंने कहा जी मैं आपको 50 रुपये महीना कटवा दूंगा। तो उसने कहा यार 50 रुपये महीने में तो बात नहीं बनेगी। तो उसने 100 रुपये महीना मेरे काटने शुरू कर दिए। तो वो 100 रुपये महीना मैंने उसको दिए, हो गए 300 रुपये। अब मुझे पता था कि 3 महीने बाद मेरी छुट्टियां ख़त्म है, तो लास्ट की पेमेंट मेरी पूरी जाएगी। मैंने कहा यार अब पेमेंट जाएगी, 300 रुपये हो गए हैं, 300 रुपये रह गए हैं, अब मैं घर क्या लेके जाऊंगा। तो और कुछ मुझे आगे की भी टेंशन थी कि अब आगे कैसे चलेगा, साइकिल तो मेरे पे आएगी थी। तो मैंने कहा जी भाई जी तनख्वाह मत काटो आप, और आप कहो तो मैं स्कूल से छुट्टी के बाद आ जाया करूँगा आपके पास 2 बजे के बाद। उस समय हमारा 6:30 से 12:30 स्कूल लगता था। तो 1 बजे तक घर पहुँच के खाना खुना खा के मैं 2 बजे
चला जाता था। आधी तनख्वाह 150 रुपये और वो साइकिल। जैसे तैसे करके मैंने उसका वो पैसा उतारा और मैं पहुंचा +1 में। जब मैं +1 में पहुंचा तो मुझे किसी ने बताया कि भाई अगर स्पोर्ट्स में आप चले जाओ ना, एक तो आपको फ्री पढ़ाई होगी और दूसरा आपको ना सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा ये बात तो ठीक है यार, मैंने कहा करना चाहिए। तो हमारी गली में एक हम उन्हें ताऊ जी बोलते थे, आज भी उनको कोई औलाद नहीं थी, डेथ हो चुकी है, वो अच्छे पहलवान थे। तो उन्होंने कहा स्पोर्ट्स तू तो बेटा कर नहीं सकता, क्योंकि मैं फिजिकली बहुत कमज़ोर था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। मैं +1 में आप ये लगाओ मेरा 32 किलो वेट था। तो मैंने कहा यार क्या हुआ, 30 या 32 किलो था। तो क्या हुआ, मैंने उस देखा, उन्होंने कहा कि तू अपने भाई को डाल दे, वो अच्छा तगड़ा है। तो मैंने कहा यार, कालू बोलते हैं प्यार से, हम अश्वनी नाम है उसका। मैंने कहा अश्वनी तू ना ऐसे ऐसे करके, उसका मन नहीं था बिल्कुल भी उसमें। मैंने कहा बेटा देख सरकारी नौकरी मिलेगी और हमें ही घर चलाना है, ऐसे ऐसे करके मैंने उससे थोड़ा मोटिवेट करके मैं जाता था उसे अखाड़े लेके, चल भाई तू चल। तो क्या हुआ, वो तो अपना कभी छुट्टी मार ले कभी जाए ना, छोटा भी था। मैंने कहा यार असीस तुझे ही कूदना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था, मैं शर्माता भी था, क्योंकि अखाड़े में सारे लोग पहलवान तगड़े हुआ करते थे और डाइट के नाम पे कुछ था ही नहीं। दूध तो हम साल में एक बार ही मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती थी, घी की तो बात ही छोड़ दो। तो मैंने क्या करा, मैं क्या करता था, अखाड़े का टाइम सुबह 5 बजे का था और शाम को था 5 बजे का, मतलब लड़के आ जाते थे। मैं क्या करता था कि शर्म के मारा ना दोपहर में चला जाया करता था और कोशिश करता था क्या मैं इनके जैसे डंड लगा सकता हूँ। तो मुझे याद है मैंने जब फर्स्ट टाइम डंड लगाए तो मैंने 3 डंड लगाए थे ऐसे पूरा जोर लगा के। और अखाड़ा खोदने के नाम पे मैंने कसी थी, काफ़ी भारी हुआ करती है अखाड़े की कसी, अगर कभी आप उठाओगे ना 8-1 किलो की कसी थी वो, ऐसे बस थोड़ा सा उठा के बस ऐसे कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मैं दोपहर में जाने लगा, धीरे धीरे मेरा हौसला खुलता रहा, मैं शाम को जाने लग गया। धीरे 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 करते 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 मेरा उसमें रुझान बढ़ गया। मुझे घर वाले बोलने लगे तू अपने हाथ पैर तुड़वा लेगा। गली के लड़के हंसते थे जब मैं जाता था लंगोट लेके, कि हंसते थे ये बड़ा आया पहलवान, अखाड़े में भी हंसते थे। मैंने कहा नहीं यार कुछ भी हो जाए, मैंने कहा तो करना है कुछ। तो एक साल शायद 6-7 महीने प्रैक्टिस करने के बाद पहला कंपटीशन आया। 6 महीने भी नहीं, शायद 3 महीने हुए थे तो पहला कंपटीशन आया, मैं उसमें हार गया। हार नहीं था, 3 महीने में कौन पहलवान बनता है, पहलवान तो 10 साल में नहीं बनते। तो मैं हार गया, तो चलो कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं था। मोराल बहुत अच्छा था मेरा, मतलब स्ट्रांग था, अगली बारी सही। आप ये लगाओ, उसके बाद मैं 1 साल बाद 32 किलो में लड़ा हूँ और +1 से मैंने 4 साल आई थिंक पहलवानी करी। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा या इंटरनेशनल लेवल का पहलवान रहा, मेरे से बहुत अच्छे अम्बाला कैंट में रहे लड़के, लेकिन मैं दोबारा हारा नहीं कभी अम्बाला में। और जो मैं 3 डंड लगाता था पहली बार में, जब मैंने छोड़ी लास्ट टाइम पे, तो मैं उस समय में 1000 डंड एक बार में मार दिया करता था। और जो हमारे सीनियर थे वो तो 5-5 हज़ार डंड मारते थे। आज किसी को बता दोगे तो वो कहेगा 5,000 डंड कोई एक बार में मार देगा, और 5,000 वो बैठ के लगाते थे। मैं तो इतना नहीं कर पाता था। तो करते करते मुझे ये हुआ कि रुझान बढ़ गया। मैंने कहा अब तो लेनी है नौकरी भाई। स्टेट खेल के आया, स्टेट खेल के आने के बाद मैंने मेहनत अपनी डबल कर दी। जब मैंने मेहनत डबल करी तो मेरे कोच साहब ने कहा बेटा देख तेरे पे खुराक नहीं है, अगर तू इतनी मेहनत करेगा तेरे पे गलत इफेक्ट पड़ जाएगा, शरीर और कमज़ोर हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि सलाह दी, एक हमारे वहाँ पर डायरी है दूध की, उन्होंने कहा तू दूध की डायरी पे जाया कर, थोड़ा वहाँ काम करा कर, उसके बदले में तुझे दूध मिल जाएगा। मैं अपने घर के पीछे आज भी हैं, उनका नाम मोम्मा है, बहुत मशहूर है डायरी उनकी दूध की, आज भी हम उन्हीं से ही दूध लेते हैं। तो मैं जाता था सवेरे, मेरा स्कूल हुआ करता था उस समय 7 बजे का, 6:30-7 बजे का। मैं सवेरे 4 बजे उठता था और रनिंग करता था, स्टेडियम जाता था, प्रैक्टिस करके आके उनकी डायरी गोबर सारा उठा के बाहर फेंकता था। गाय गोई डंगर मुझे इतना चोना नहीं आता था, लेकिन मैं चोता था और सन्नी वगैरह करता था, तो उसके बदले में मुझे वो आधा किलो दूध देते थे। उसके बाद धीरे धीरे करते करते मुझे अम्बाला कैंट में मुझे उनका बहुत प्यार मिला। बब्बू पहलवान जी हैं, बहुत मशहूर पहलवान हैं, बहुत तगड़े रहे अपने समय में। उनके लड़के जो हैं वो भी बहुत अच्छे पहलवान रहे अपने टाइम में और तगड़े रहे। उन लोगों ने मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया और मेहनत करवाई
खुराक भी अपने पास से दी। मैं उनका एहसान नहीं भूल सकता कभी, उन लोगों ने मेरा हर बुरे वक्त में साथ दिया। तो जब मैं +2 में आया तो मेरे जो साथ के पहली कक्षा से जो मेरे साथ पढ़ रहे थे दोस्त मेरे, वो बड़े हो चुके थे, समझने लगे थे सब कुछ। तो क्या होता था कि वो दोस्त मेरे सभी, मतलब मुझे किसी और की सपोर्ट नहीं मिली, वो दोस्त मेरे साथ ऐसे खड़े रहे आज तक भी कि जैसे कोई किसी के साथ भगवान खड़ा होता है। मैंने कभी कपड़े नहीं खरीदे, कभी जूते नहीं खरीदे, उन्हीं के कपड़े पहने, उन्हीं के जूते पहने, उन्हीं के घर में खाना, उन्हीं के घर में सो जाना, उन्हीं की ही किताबों से पढ़ना। उन्होंने मेरी हर तरीके से मदद की। अब क्या हुआ, जैसे ही +2 में आए, समझ आ गई, पूरी मेहनत पूरी करनी पड़ती थी। पिताजी, वही था उनका रूटीन, रात को आना, शराब पीना, रात को 12 बजे 1 बजे सोने देना, सुबेरे हमने स्कूल भी जाना और मैंने अखाड़े भी जाना। तो मैं कई बार क्या करता था, गली के बाहर एक चाय वाला, उसका टेबल है, मैं वहीं सो जाता था पूरी रात। कुछ दिन मैं अखाड़े में सोया, जैसे तैसे करके मैंने टाइम निकाला। कभी पड़ोसियों के यहाँ सो गए, कभी दोस्त के यहाँ सो गए, घर में झगड़ा पूरा चलता था। तो जो क्या कहते हैं, मेरे पिताजी थे, एक दिन उनका शराब पी के एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो हमारे पास तो रोटी नहीं थी, इलाज तो बहुत दूर की बात है। मदर अनपढ़, रिश्तेदार कोई साथ नहीं दे रहा था। एक मेरी बुआ जी हैं, वो हॉस्पिटल ले गए सियोल में। उन्होंने कहा भाई इनकी तो टांग कटेगी अब, क्योंकि घर में ही बड़े बड़े बहुत इन्फेक्शन फैल गया था उनके। मेरी मदर ने कहा भाई पीजीआई कौन जाएगा, अब भाई कटेगी तो यहीं कटवा लेंगे, फिर अब क्या करना है। उन्होंने कहा जी ठीक है आप काट दो। वो 1-2 दिन उन्होंने कहा चलो देखते हैं। तो देखो जी, ऐसा है कि आपकी मेहनत और आपकी किस्मत, ये दोनों पैरेलल चलती है, ये दोनों ही एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। तो उस समय में क्या हुआ कि मैं भगवान को याद कर रहा था कि हे कृष्ण भगवान, जन्माष्टमी का टाइम चल रहा था कि आप मेरे पिताजी को जैसे तैसे ठीक कर दो। तो उन्होंने क्या किया, देखो मैं ये बात सच बता रहा हूँ कि मैं उस समय गांधी ग्राउंड में खड़ा हुआ था। मेरे पीछे मेरा भाई आया और मेरे भाई ने बोला कि भाई, वो छोटा था, उसको इतनी समझ नहीं थी, उसने बोला आशीष घर चल, और पापा का तो इलाज हो गया। वो सोच रहा इलाज हो गया, इलाज नहीं हुआ था, एक्चुअली में इलाज शुरू हो गया था। नादरा ने हॉस्पिटल में पट्टी पुट्टी करके सही कर दिया था, मतलब कि पट्टी कराते आते रहना। तो मैंने कहा यार पैसे किसने दिए, तो उसने मुझे बोला यार कोई कृष्णा कृष्णा करके है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कृष्णा कौन था। जो ओरिएंटल फैक्ट्री की मालकिन थी, कृष्णा देवी के नाम से, शायद आप लोग जानते होंगे, वो थे। तो मैंने कहा यार कि भगवान, मतलब स्वयं ही आ गए उस समय उन्होंने मेरे पिताजी का इलाज केडी में करवाया, केडी शर्मा पे। उन्होंने मेरे पिताजी की टांग ठीक करी, उन्होंने पूरे घर का खर्च उठाया, मेरी फीस, किताबें, पढ़ाई, जूते सब उठाए 1 साल थोड़े दिन के लिए। मुझे धुन थी सिर्फ पहलवानी की, मैं पहलवानी करता रहा और अच्छा होता गया। तो क्या हुआ कि मैंने पढ़ाई से बिल्कुल मन हटा लिया। मेरा नेशनल का ट्रायल आ गया था, मैंने नेशनल के ट्रायल देना, तो मैं प्रैक्टिस डबल कर दी मैंने। तो क्या हुआ कि उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस डबल करी तो मेरी कंपार्टमेंट आ गई इंग्लिश में। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नेशनल जाऊंगा। तो मेरे कोच ने कहा बेटा पढ़ाई के बिना गेम कुछ नहीं है, आज के टाइम में तुझे पढ़ना पड़ेगा। मैंने उनकी बात इधर से सुनी, इधर से निकाल दी। मैंने ना मैं तो, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, यहाँ मेरे टाँके लग गए, फिर भी लगा रहा। फिर उसके बाद मैं नेशनल खेल के आया पहली बार। मेरे कोच साहब ही मुझे लेके गए थे और उनका भी मुझे बहुत सहयोग रहा है जीवन में। आज भी जब मैं किसी मुसीबत में होता हूँ तो मैं उनका आशीर्वाद और सलाह लेने पे जाता हूँ। तो क्या हुआ कि उधर मैं फेल हो गया और उधर मैं नेशनल खेल के आ गया। फेल मतलब कंपार्टमेंट आई थी, मैंने दिए नहीं, मैं फेल हो गया। तो जब मैं +2 करने के लिए, मैं बकरा मार्केट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, मैं वहाँ गया तो टीचर ने मुझे एडमिशन देने से मना कर दिया। कह रहे यार फेलियर बच्चे को हम दूसरे स्कूल में क्यों लेंगे। अब उस स्कूल में मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे फ्रेंड सारे चले गए थे, पास हो गए, और दूसरों के सामने मुझे शर्म महसूस हो रही थी। तो मैंने कहा अच्छा, मैं आ रहा था तो वहाँ के पीटीआई मिले मुझे। मैंने पीटीआई से कहा, मैंने सर ऐसे ऐसे करके मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं नेशनल खेल चुका हूँ और मुझे एडमिशन चाहिए। तो उन्होंने कहा यार एडमिशन तेरा तो फ्री में होगा, एडमिशन विदाउट फीस। वो मुझे लेके गए उन्हीं टीचर पे, उन्होंने बोला कि भाई इसको एडमिशन दो। उन्होंने कहा ये फेल है, तो उन्होंने कहा दिखाओ अपना सर्टिफिकेट।
मेरे सर्टिफिकेट में मेरे सब में 60% नंबर थे सारे सब्जेक्टों में, सिर्फ इंग्लिश में मैं फेल था। तो उन्होंने कहा भाई इसको एडमिशन देना पड़ेगा आपको। उन्होंने एडमिशन दिलाया। फीस कोई नहीं थी मेरी, फीस मेरे पीटी साहब थे वो देते थे। रोज़ दूध भी वही पिलाते थे मुझे स्कूल में ही। और उनको मैंने एक शर्त और रखी थी कि सर एक शर्त मेरी और है, मैं आधी छुट्टी के बाद स्कूल में नहीं रुकूंगा, क्योंकि वो स्कूल लगता था 9:30, छुट्टी होती थी 3:30। मुझे जाना होता था 2 बजे काम पे। मैं गत्ता फैक्ट्री में काम किया करता था 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। गत्ता फैक्ट्री से छुट्टी करके मैं 6 बजे से जाता था अखाड़े, अखाड़े से छुट्टी करके फिर मैं रात को 10 बजे जाता था घर। तो ये मेरा डेली का रूटीन था। डाइट का जुगाड़ मैं ऐसे किया करता था, जैसे स्कूल में पीटीआई ने दूध पिला दिया। गत्ता फैक्ट्री में क्या होता था कि गत्ते की शीटें आती थी बहुत बड़ी बड़ी, वो काफ़ी भारी होती है, तो उसको चढ़ाने के लिए ना एक मजदूर मंगाना पड़ता था। वो फैक्ट्री की जो मालकिन थी एक मजदूर मंगाती थी। तो मैंने कहा जी आपको मजदूर नहीं मंगाना, मैं इसे अकेला चढ़ाऊँगा। दूसरी मंजिल पर चढ़ाना होता था, मैं इसे अकेला चढ़ाऊँगा, मुझे आपने दूध दे देना 1 किलो बस। कह रही कोई बात नहीं बेटा तू चढ़ा। उसे सस्ता भी पड़ जाता था। मैं वो सारी शीटें ऊपर जितने भी बंडल होते थे चढ़ाता था। 1-2 बारी गिर भी गया वहाँ से, सर फट गया मेरा। ऐसे करके करके मेरा +2 जैसे तैसे होने ही वाला था कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई। उस समय मैं पढ़ाई में भी सही था, नेशनल खेल चुका था, एक बार और नेशनल जाने वाला था, सब कुछ बढ़िया था, मेरे दोस्तों का सपोर्ट था, सब कुछ था। लेकिन वो मुझे ऐसा झटका लगा क्योंकि मेरे भाई बहन छोटे थे। मदर काम पे जाती थी। मैंने कहा यार अब मैं जवान हो चुका था, मेरे दोस्त, मैंने कहा क्या सोचेंगे इसकी माँ काम पे जाती है। तो मैंने कहा आशीष यार अब नौकरी चाहिए। तो मुझे किसी ने बताया कि ऐड के लिए मेरी मदर जहाँ काम करने जाती थी कि ऐसे तो करके वैकेंसी निकली है इसमें कंपनी में और वहाँ कोई जानकार है, वहाँ आपका काम बन सकता है, आप इंटरव्यू देने जाओ। तो जिस दिन आप यकीन मानना मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, तो उस दिन पैसे भी नहीं थे और कपड़े भी नहीं थे। चंडीगढ़ जाना था, कोई ज़्यादा किराया नहीं था। तो एक शर्ट थी मेरे पास, 35 रुपये की लाया था मैं सेल में से, गांधी मार्केट से। वही पहनता था मैं रोज़ ही। या तो मैं जो मुझे खेलने से ट्रैक सूट मिलते थे ना वो डालता था, लोअर और अपर या टी शर्ट, या फिर वो एक शर्ट ग्रीन कलर की शर्ट थी वो, और वर्दी वाली पैंट थी। पैंट के नाम पे एक वर्दी वाली पैंट थी बस, सिर्फ यूनिफॉर्म की, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म। वो मैंने डाली। मैंने कहा यार उस दिन मैंने सोचा आशीष आज किसी से मांगूंगा नहीं, जो आया यही है। तो मैंने वही डाले। तो मेरा एक दोस्त अभी गया जो, उनका नाम राम शाम है, तो उन्होंने मुझे जूते दिए हुए थे अपने पुराने, वो फट गए थे वो जूते आगे से थोड़े से ना। मैंने चलो कोई नहीं, मैंने अपनी मदर से किराया लिया चंडीगढ़ का, पहुंच गया वहाँ पे। मैं वैसे ही सब लोग अच्छे गाड़ियों गुड़ियों में, अच्छे कपड़े और कोई बात। मैंने जाके उन्हें कुछ नहीं कहा, मैंने उन्हें अपने सर्टिफिकेट दिखाए। उन्होंने मेरे स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट देखे। बोला यार कि तू आप कोई सरकारी जॉब क्यों नहीं लेते। मैंने कहा सर मुझे नौकरी चाहिए बस अभी तुरंत। मैंने इन कागजों की हरियाणा में कोई वैल्यू नहीं है। मेरे से बहुत अच्छे लड़के पड़े हुए हैं जो मेरे से भी ज़्यादा नेशनल खेले हुए हैं। आप यकीन मानना 2003 से लेके 2012 तक 13 तक भी कोई भी स्पोर्ट्स का लड़का, 1-2 हुए हों तो एक का तो मैं नाम जानता हूँ, 1-2 का, कोई भी स्पोर्ट्स में से लड़का भर्ती नहीं हुआ स्पोर्ट्स कोटे में से, अम्बाला से। मतलब जबकि इतने अच्छे अच्छे लड़के थे फुटबॉल के भी और सभी गेमों के। है ना, मुझे ये नौकरी चाहिए। उन्होंने ठीक है आपको नौकरी मिल जाएगी। मुझे वो नौकरी मिली, मुझे तो बस पैसे चाहिए थे। अब जब वो नौकरी मिली तो क्या हुआ, अब वहाँ जाने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको खुद ही खर्चा करना है, रूम का रेंट है, खाना है, वहाँ जाने के लिए बिस्तर, कपड़े, सब कुछ। और किसी ने मुझे बताया वहाँ मेडिकल के भी 500 रुपये लगेंगे, वो बाद में आपको मिल जाएंगे लेकिन पहले आपको देने पड़ेंगे। फिर वही मुसीबत आ गई यार, क्या करें। तो एक पड़ोस में हमारी ताई जी रहते, मैंने मांगे नहीं, मैं बैठा रहा, क्योंकि मैं भगवान पे बहुत बिलीव करता हूँ। धर्म पे तो मैं किसी पे नहीं करता बिलीव, लेकिन मैं भगवान पे बिलीव करता हूँ। तो मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा कुछ नहीं, जहाँ यहाँ तक लेके आया है तो आगे भी लेके जाएगा। एक टाइटैनिक फिल्म में एक डायलॉग है कि ये जीवन एक खैरात है ईश्वर की, और किस्मत आपको ना जाने कब कहाँ ले जाए, और इसको जीना चाहिए।
बड़ी दिक्कत में था। और उसी दिन मैं बैठा हुआ सोच रहा था भगवान को ऊपर देख के कि तू मुझे रुला, मैं रोऊंगा नहीं, तू मुझे कोशिश कर कि मैं रो पड़ूँ। मैं मंजे पे बैठा हुआ था अकेला ही, तो मेरी पड़ोस में से एक ताई जी थे, वो आए, उन्होंने कहा बेटा क्या बात है, तू आज अखाड़े नहीं गया? मैंने ताई मैं अखाड़े नहीं गया, मेरी कहीं जॉब लग गई है और ऐसे ऐसे करके मुझे जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने 500 रुपये मुझे निकाल के दिए कि बेटा ये 500 रुपये ले और तू जा, बाद में दे दियो। मैंने ठीक है जी। अब वो 500 रुपये तो मेडिकल के ही थे। चलो जी, मैंने कहा जब 500 हुए हैं तो और भी हो जाएंगे। फिर मैं जिस गत्ता फैक्ट्री में काम करता था वहाँ पैसे मांगने गया, मुझे नहीं मिले पैसे वहाँ से। फिर मेरे एक फ्रेंड थे, आज वो दोनों ही नहीं है, 2 थे वो, उनकी डेथ हो चुकी है। उन्होंने मुझे पैसे दिए कि बेटा तू जा। वो मुझे छोड़ के भी आए। मैं पटियाला जैसे तैसे पहुँचा। मेडिकल जब मैंने करवाया तो कुदरती भगवान की दया से वो पैसे नहीं लगे मेडिकल के, वो 500 रुपये ही बच गए। मुझे बड़ा हौसला हुआ यार, 700 रुपये जेब में है इस टाइम। मैं जब गया तो वहाँ मेरे को कुदरती आगे से जाके वहाँ भी कृष्ण भगवान मिले मुझे। एक फ्रेंड था, मैं जानता भी नहीं था लेकिन वो मुझे जानता था, उसका नाम भी कन्हैया था। तो उसने मुझे अपने रूम पे रख लिया और पूरे महीने का खाना पीना सब कुछ उसी ने किया जब तक मेरी सैलरी नहीं मिली। मेरी पहली सैलरी थी 3,500 रुपये, बहुत थी उस समय में वो। मैं बड़ा खुश था। लेकिन उस कंपनी में, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उस कंपनी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और आज की डेट में उस कंपनी में जॉब करना मुझे लगता है कि सपना होगा किसी का, क्योंकि वो आजकल गवर्नमेंट जॉब से लाख गुना अच्छी है सभी चीज़ों में, सैलरी में भी, सभी चीज़ों में। लेकिन उस समय में क्या था कि उस समय में बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोषण कह सकते हो आप उसे होता था। वहाँ पे 16 घंटे आपको काम करना पड़ता था और कोई खाना पीना नहीं मिलता था, सिर्फ चाय मिलती थी और नूडल मिलते थे। तो मैं क्या करता था कि वहाँ से 16 घंटे काम करके आके घर पे आता था, फिर खाना बनाता था, वर्दी धोता था सुबह के लिए, फिर खाना खा के नहा धो के सोता था, फिर सवेरे 6 बजे निकल जाता था। रात की होती थी तो उसका भी ऐसी रूटीन था। एक दिन काम करते 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 मेरे पैर में छाले पड़ गए। अच्छा, वहाँ सबके लिए कंपलसरी नहीं होता था, कई लोग चले भी जाते थे। मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैं वहाँ ओवर टाइम के चक्कर में भी रुक जाता था कि यार कुछ पैसे और बनेंगे। 100 रुपये ओवर टाइम के थे उस समय, आज तो 3,000 रुपये हैं। तो मेरे पैर में छाले पड़ गए। मैंने शिफ्ट इंचार्ज को बोला सर मेरे पैर में छाले पड़ गए। खड़े खड़े काम होता था वहाँ पे, बैठ नहीं सकते थे आप वहाँ बिल्कुल भी। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। चलो धीरे 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 करते करते मैं वहाँ पर जॉब करते करते वहाँ का माहौल अच्छा हो गया। वहाँ कैंटीन खाना पीना मिलने लग गया, एसी लग गए, 8 घंटे की ड्यूटी होगी, पैसे अच्छे मिलने लग गए क्योंकि वहाँ यूनियन बन गई। जब यूनियन बनी तो लोगों के अधिकारों के लिए वो लड़ने लगे कि भाई ये गलत है। उन्होंने हमें बताया यार ये तो शोषण है, ये गलत है, 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, ओवर टाइम के डबल मिलने चाहिए, कैंटीन में खाना होना चाहिए, वर्दी मिलनी चाहिए, जूते मिलने चाहिए। वहाँ से फिर मुझे ये पता चला कि इस प्रकार का शोषण तो समाज में भी होता है। तब जब मुझे पता चल गया कि यार ये शोषण होता है तो मुझे इतनी ज़्यादा उस चीज़ से मतलब खुंदक होगी कि यार शोषण तो बर्दाश्त नहीं होगा। अब मुझे एनर्जी कैसे मिली? मैंने कहा जब यहाँ पर कुछ लोग यूनियन बना के इतना सब कुछ करा सकते हैं कंपनी में, तो मैंने कहा अगर समाज में इस तरीके के लोग जुड़ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकते। तो अब जहाँ चाह है वहाँ रहा है। अब कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे करते करते एक मुकेश लुथरा नाम का मुझे व्यक्ति मिला, मौलाना का है। उसने मुझे बताया कि भाई एक 134 नाम से स्कीम है, सेक्शन 134 हरियाणा में, जिससे क्या होगा कि कोई भी बच्चा गरीब है जिसकी इनकम पिता की 2 लाख से कम है, उसको किसी भी प्राइवेट स्कूल में फीस देने की, दाखिला देने की जरूरत नहीं है। +2 तक एक बारी डीओस पे साइन कर दे, +2 तक उसको 1 पैसा नहीं देना। पहले तो मुझे भी लगा कि यार ऐसी कैसी स्कीम हो सकती है, इतने बड़े बड़े स्कूल जहाँ फीस है वो ऐसे ही माफ़ कर दे। मैंने उसको स्टडी किया, ऐसा कानून था उस समय, 2011 की बात है ये। तो अब मैं लोगों को बताना था कि भाई ऐसी कोई स्कीम है, तभी तो। पहले तो लोग माने ना। मैं उनके घर जाता था, मैं एक हमने माइक लिया एक, यहाँ मैं टांग के माइक लेके अकेला अनाउंसमेंट करता था। मैं सारा दिन शाम को जब भी मैं ड्यूटी से आता था करता था, भाई ये स्कीम है, आप इसको मानो। 134 से अपना नंबर लिख देता था
तो शुरू में 15 दिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि शायद लगा लोगों को यार ऐसी कोई स्कीम हो ही नहीं सकती। तो मैंने कहा यार ऐसे बात नहीं बनेगी। मैंने क्या किया, मैंने 2 गरीब लोगों को पकड़ा पहले। मैंने जी आपकी फीस मैं माफ़ कराऊंगा, आपको 12वीं तक कुछ नहीं देना पड़ेगा। वो पहले तो मेरी बात माने नहीं। मैंने कहा आपको कहीं नहीं जाना, आप सिर्फ मुझे अपने कागज़ दे दो। उन्होंने मुझे अपने कागज़ दिए, मैंने उनका इनकम सर्टिफिकेट बनवाया, उसके बाद मैंने उनका डोमिसाइल बनवाया, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन लगाई और मैं डीओ पे साइन कराने चला गया। मैं यहाँ से गया, अपना मरता खपता डीओ ऑफिस, धूप में, पैसे उस दिन भी नहीं थे, हालांकि नौकरी कर रहा था, लेकिन घर के खर्चे इतने थे, अपने लिए बचते ही नहीं थे। तो मैं डीओ ऑफिस के बाहर जाके बैठ गया, काफ़ी देर बैठा रहा। मुझे डीओ ने नहीं बुलाया अंदर। शाम हो गई, 4 बज गए। फिर डीओ ने देखा यार बच्चा इतनी देर से बैठा है, पूछूं। उन्होंने, अनिल शर्मा डीओ थे उस समय, जिला शिक्षा अधिकारी, उन्होंने बुलाया। मैंने सर ऐसे ऐसे करके 2 गरीब बच्चे हैं और इनकी फ़ीस माफ़ करानी है 134 के तहत। उन्होंने कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने साइन करा और मैं वो खुद ही स्कूल में दे के आया। जैन स्कूल में सबसे पहले मैंने वो एप्लीकेशन लगाई थी, जैन स्कूल गुड़ बाजार। सारिका मैडम थी उस टाइम प्रिंसिपल। मैं जब दे के आया तो उन्होंने कहा मैनेजमेंट से पूछ के बताएंगे। थोड़ी देर में मैनेजमेंट ने भी एग्री कर दिया और मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे सिरा मिल चुका था उस समय एक समाज सेवा का। मैंने उसको ज़ोर शोर से करना शुरू किया और सभी कागज़ मैं खुद ही तैयार करवाता था, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट। जब मैं जाने लगा तो जिला शिक्षा अधिकारी से मेरी जान पहचान भी बढ़ गई कि ये समाज सेवी है, अच्छे इंसान थे वो। उन्होंने भी साइन करना शुरू कर दिए, फीसें माफ़ होने लग गई। तो जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने देखा कि यार ये तो बढ़ता ही जा रहा है, इतनों को तो कैसे माफ़ करेंगे। तो उन्होंने ऑब्जेक्शनें उठाना शुरू कर दी, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया प्राइवेट स्कूल वालों ने 134 के अगेंस्ट। उधर उन्होंने शुरू किया, इधर मैंने शुरू कर दिया पेरेंट्स को लेके। दोनों में बीच बिचाव, बड़ा टकरार होती थी। मीडिया सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब कवर करते थे। तो क्योंकि वो हाई कोर्ट का ऑर्डर था तो वो देना पड़ता था। इन्होंने जब कोर्ट में केस डाला तो वो 25% जो कोटा था कि गरीब बच्चों को 25%, यानी कि मान लो आप अगर एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 25 बच्चों को फ्री पढ़ाना होता था। तो हाई कोर्ट से इन्होंने 10% करवा दिया, बीजेपी ने 25% से 10% करवा दिया। मैं नाम ले रहा हूँ पार्टी का, वो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ में मैं पूरी तरह इन्वॉल्व रहा और इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। चलो 10% ही सही, हमारी लड़ाई जारी रही। लड़ाई जारी रहते रहते जिला शिक्षा अधिकारी ने मुझे, एक कमेटी बनती है 134A की जो पंचकुला डायरेक्टरेट से बनती है, उसके अंदर डीसी होता है, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल होता है, एक सोशलिस्ट होता है, ठीक है, और एक मैनेजमेंट का बंदा होता है उसमें। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार 134A का जब काम ये बच्चा कर रहा है तो आप इसको डालो ना, ये भी तो सोशलिस्ट है। तो उन्होंने मुझे जब 134A का डिस्ट्रिक्ट कमेटी का अथॉराइज्ड मेंबर बना दिया, साइन करके लेटर दे दिया मुझे। मैंने कहा अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। पहले मुझे स्कूल वाले पूछते थे हु आर यू, अब मैं कहने वाला हो गया आई एम डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर। तो मैं जाने लगा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भड़क गई पूरी, इधर मैं अकेला था। पेरेंट्स मेरे साथ थे, उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। जैसे एक बार में मुझे मारा जैन स्कूल की मैनेजमेंट ने 20 सड़क पे, 100-150 पेरेंट्स थे, उन्होंने मारा डराने के लिए कि ऐसे ऐसे कर रहा है ये। उसके बाद वो पूरी मैनेजमेंट चली गई एसपी ऑफिस की, ये टीचर को छेड़ता है स्कूल में आके। तो उन पुलिस वालों का, डीएसपी साहब थे वो, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे बहुत अच्छे, मतलब हमें सपोर्ट करते थे इसलिए कि हम ईमानदारी से समाज की सेवा कर रहे थे। उन्होंने एसपी साहब को सारी बात बताई। उन्होंने कहा जी वो लड़का 1 नंबर ईमानदार है और वो ऐसा कुछ नहीं करता। कुदरती हरियाणा न्यूज़ वालों ने मुझे वीडियो भेजी और मैंने डीएसपी साहब को सेंड कर दी। डीएसपी साहब ने एसपी साहब को वीडियो दिखाई कि इन्होंने उस बच्चे को मारा है सड़क के ऊपर। जैन स्कूल की मैनेजमेंट, पूरा पैसा था उनके पास गवाह उनकी टीचर्स थी जिन्होंने दबाव में गवाही दी, लेकिन मेरी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। उल्टा उन्हीं के खिलाफ डीडीआर पुलिस वालों ने काटी, वो डीडीआर आज तक मेरे पास पड़ी है। तो 134A को लेकर हमने, मतलब कि अब वो सिस्टम ऑनलाइन शुरू हो गया है। अब तो पूरे अम्बाला कैंट में पता है कि 134A के थ्रू फीसें माफ़ होती है। असीस पासी कौन है ये किसी को पता हो ना हो, लेकिन जो मेरा मोटिव था कि इस सिस्टम को चलाना है और जागरूक करना है लोगों को, वो मैंने किया। दोस्तों, जैसे कि अभी आशीष जी ने आपको बताया कि इन्होंने 134A के लिए, गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए इन्होंने किस तरह लोगों को
प्रोत्साहित किया, उनका एडमिशन कराया। मेरे पास से इनकी कुछ प्रोफाइल, कुछ अखबार की कटिंग पड़ी है कि उस टाइम ये कितना सक्रिय रहे हैं, जिसमें अभी इन्होंने 134 की बात कर रहे थे। ये जैसे लिखा है, दूसरे दिन भी जारी रहा, इनका अनशन रहा है, ठीक है ना। और इन्होंने कई अनशन भी इन्होंने करे हैं लोगों के, मतलब जो कुछ कृतियाँ, कुछ विरोधी, जो कहते हैं कि समाज के लिए एक दीमक का काम करती है, उसके खिलाफ भी इन्होंने अनशन करा है। लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए भी इन्होंने काफ़ी सामाजिक कार्य करे हैं। जैसे इन्होंने अनशन किया था फीस वापसी की मांग पर, ज्ञापन भी दिया था इन्होंने। और ये जैसे 4 दिन अधिकारियों ने नहीं ली सुध, अनशन तोड़ा। तो बच्चों ने, जैसे ये है, काफ़ी कुकिंग है, बहुत सारे इन्होंने सोशल वर्क करा है दोस्तों। तो अगर मैं एक एक चीज़ पे काम अगर मैं आपको बताने लगूँगा पढ़ पढ़ के, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आइए हम इनसे आगे की कुछ और कहानी जानें। सर, मैं हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़ा ये भी, यहाँ दर्शक की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं युवा को प्रेफर ज़्यादा करता हूँ कि आप में कहते हैं कि देखो, आपके जब आपने काम स्टार्ट करा, आपने जो भी एक कहते हैं ना, आशीष जी, जो हमारे दर्शक हैं उनको आप, दर्शक भी क्या कहूँ, जो हमारे युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी है कि आप जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानियां आती हैं, तो उनको कैसे दूर करते हैं? जो पॉजिटिव थिंक वो कहाँ से आती है? आप हमें हमारे जो दर्शक हैं, जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो हमसे जुड़े हैं, उनको बताएं, ताकि वो भी कभी ज़िंदगी में हताश ना हो और वो आगे बढ़े, उनके अंदर पॉजिटिव थिंक आए। तो आप हमारे देखो अनिल जी, ऐसा है कि जिस समय मैं जॉब पे गया +2 के बाद, तो मुझे सिर्फ इतना पता था, मन में जैसे एक इच्छा होती है कि मैंने सोशल वर्कर बनना है, सोशल एक्टिविटीज़ करनी है, जैसा भी मैंने बताया। तो उस समय मुझे जाते समय मेरे कोच ने एक बात बोली थी कि बेटा आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी। तो उस समय मुझे पता था कि पढ़ाई नहीं छोड़नी, लेकिन वर्क इतना हार्ड था, जैसे मैंने बताया कि मैं 16 घंटे ड्यूटी थी। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद यूनियन बन गई तो 8 घंटे की ड्यूटी होगी वहाँ पे। तो जब मैंने सोचा कि जो मैंने सोशल एक्टिविटी करनी है उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैं कुछ बुज़ुर्गों से और कुछ सोशलिस्ट जो लोग थे उनसे मिला। तो उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करके सोशल एक्टिविटी होती है। तो उस समय मैंने ना भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ा। तो मुझे उनकी एक बात अच्छी लगी कि पढ़ोगे तभी लड़ोगे, अगर बिना पढ़े जाओगे तो हार के आओगे। तो मैंने किताब में उनकी जब लाइन पढ़ी तो मैंने कहा यार, इसका मतलब ये कि मान लो आप किसी भी लड़ाई में जाना चाहते हो, मान लो कि आप 134 के लिए ही जाना चाहते हो, मान लो कि आप किसी क्रिमिनल केस के लिए जाना चाहते हो, मान लो आप पब्लिक हेल्थ जाना चाहते हो, नगर निगम जाना चाहते हो, नगर निगम में आप जाना चाहते हो कोई कंप्लेंट लेके, तो इट मीन्स उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कंप्लेंट लिख रहे हो, आप ये कंप्लेंट निगम में देनी है, पब्लिक हेल्थ में देनी है या एजुकेशन डिपार्टमेंट में देनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पढ़े नहीं होंगे ना तो आप आगे लोगों को जागरूक नहीं कर सकते। अब मान लो कि अगर मैं खुद ही ना पढ़ता तो मैं कैसे कहता कि आपको पढ़ना चाहिए, वो कहते यार आपने क्या किया हुआ है। तो मैंने वहाँ से क्या किया, मैंने वहाँ जाके फिर दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन स्टार्ट की और पहले मैंने ग्रेजुएशन क्लियर की। ग्रेजुएशन क्लियर करने के बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद अन्ना जी का आंदोलन आ गया और पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लहर दौड़ पड़ी। ग्रेजुएशन हो चुकी थी, हम भी दौड़ पड़े फिर अन्ना जी के साथ, काफ़ी टाइम लगाया और लड़ाई लड़ी काफ़ी, यहाँ पर भी हमने घूमते रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। उसके बाद जब वो आंदोलन शांत हुआ और काफ़ी कुछ मतलब सरकार ने कहा कि हम इसके खिलाफ कानून बनाएंगे, लोकपाल बनाएंगे, ये सब चीज़ें जब शांत हुई तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरा रुझान सोशल एक्टिविटी में था, तो मैंने कहा मुझे और पढ़ना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार मुझे क्यों ना सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, ताकि मैं सिविल सर्विस में होऊंगा एक अधिकारी के तौर पे, मैं अपने परिवार, अपने समाज और अपने लोगों का और गरीब लोगों का भला कर सकता हूँ। उस समय मैंने फिर SC की तैयारी करना शुरू करी सिविल सर्विस की। तो कुछ ही समय हुए थे कि वैसे तो 4 साल इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं था, कुछ समय बाद क्या हुआ कि SC का एग्ज़ाम आ गया
उधर मैंने एमए के भी रखे थे फार्म। मुझे हुआ कि मैंने अब पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने पीएचडी करनी है। तो मैंने उसकी बीच में ही एमए के पेपर दिए फर्स्ट ईयर के, और उसके बाद मैंने हरियाणा सिविल सर्विस के पेपर दिए। उसका भी रिजल्ट नहीं आया, कोर्ट में केस चल रहा है। उसके बाद मैंने फाइनल ईयर के पेपर दिए। फाइनल ईयर के पेपर में मेरी गुड़िया है छोटी, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मैं 3 दिन हॉस्पिटल में ही पड़ा रहा और रात को हॉस्पिटल से ही मैं सीधा पेपर देने चला गया, और उस पेपर में मैं फेल हो गया, एमए के फाइनल ईयर में पेपर में। तो मैं, जो आपने एनर्जी की बात की, तो मैं ना अपने युवाओं को और मैं सभी को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी नहीं करते और आपने जीवन में कुछ करना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज्ञान देती है, और ज्ञान से ही ज्योति जगती है। अगर आप मान लो कि आप जितना मर्जी घूम लो, आप प्रैक्टिकली तो बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल को यूज़ करने के लिए आपको थ्योरिकली ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि मैं लोगों की, युवाओं के लिए, अब जैसे युवा, अभी मेरी भी कोई इतनी एज तो है नहीं कि मैं ज्ञान दूँ लोगों को, लेकिन मैं अपने दोस्तों को एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे जो जानते हैं उन्हें मेरे बारे में पता है, और जो नहीं जानते उनको मैं एक बात ये ज़रूर से बताना चाहूँगा, दोस्तों, ये मत सोचना मैं ज्ञान झाड़ रहा हूँ। मैं उस हर दौर से गुजरा हूँ जिससे या तो आप गुजर रहे हो, या आप गुजर चुके हो, या आप गुजरने वाले हो। अगर आपको ये लगता है कि शायद इसने नशा नहीं किया होगा, तो ये गलतफहमी है आपकी। अगर इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप में के जीवन में अगर कोई चांस है आगे बढ़ने और सुधरने का, तो उसका एक मैंने सोचा समझा है, उसका ये है कि आपकी संगत है ना, जो अगर वो अच्छी है, संगत कहने का मतलब या तो आपके दोस्त अच्छे हों, या आप अच्छी किताबें पढ़ते हो, या फिर जो आप वीडियो देखते हो वो अच्छी हो। अब मैं देखता हूँ 1.5 GB डाटा होता है, लोग टिकटॉक में ही ख़त्म कर देते हैं, पबजी में ख़त्म कर देते हैं, या और चीज़ों में, वीडियो में, गाने में ख़त्म कर देते हैं। आप यूट्यूब को खोल के देखो, उसमें भंडार भरा पड़ा है आज की डेट में, आप लोग यूज़ नहीं करते। ये सब यूज़ करो। मैं भी गलत संगति में पड़ा, उनके साथ पढ़ के मैं गलत काम करने लग गया, लेकिन मेरे जो बचपन के दोस्त थे, जो सच्चे मित्र थे, उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो आप जहाँ मर्जी चले जाओ, अगर आपके दोस्त आपके साथ अच्छे हैं ना, कुछ मित्र आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो एक ना एक दिन आपको इन सब चीज़ों से निकाल लेंगे। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं करके देख चुका हूँ, मैं अभी भी इन चीज़ों से गुजर रहा हूँ, मैं आगे भी मेरा संघर्ष जारी है। ये नहीं है कि मेरा संघर्ष यहीं ख़त्म होगी, या मैंने एमए कर ली, या मैंने SCS का दे दिया। आगे भी मैं अपने समाज के लिए पढ़ता रहूँगा, और जो कुरीतियाँ हैं, जो नशा है, कुरीतियाँ हैं, और जितनी भी समाज में फैली हुई है, उनके हकों के लिए, अधिकार के लिए, मेरे से जहाँ तक होगा मैं लड़ूंगा। और आप भी मेरा साथ दो। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, ये बेकार की चीज़ें छोड़ दो। कुछ समय बाद आपको जब समझ आएगी, ऐसा ना हो कि आप इतना आगे निकल जा चुके हों कि आप मुड़ के ना देख पाओ। बस इतना ही कह के मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। दोस्तों, ये थी कहानी आशीष जी की ज़ुबानी। मैं भी भगवान से प्रे करूँगा आशीष जी के लिए कि इनका जो कार्य है, ये समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इनको प्रभु आगे इनके काम को बढ़ाएं, और इनका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा अच्छा रखें, और इनकी जो अन्य जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी सफलता प्रदान करें। दोस्तों, अगली बार मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।